तो हाय बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज 24 फरवरी को होने वाला जो पेपर है उसकी तैयारी जो है कि आपको जम के यहाँ पर तैयारी हिंदी का पेपर यहाँ कराया जा रहा है, जो लगभग जो है कि 100% यदि आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पर जो है कि 801 और डी का जो प्रश्न है तो आप 100% यदि मेहनत करते हैं तो आपको इसमें कम से कम जो है कि आप अच्छे मार्क आने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर लगभग पूर्णांक 70 मार्क का है और यहाँ 95% जो है कि आपके मार्क इसमें से आएंगे। यदि आप इसको पढ़ लेते तो 95% जो है कि यहाँ पर आने के चांसेस पूरी तरह से हैं। तो यहाँ पर आइए जो है कि आपको एडमिट कार्ड जो है कि इस विद्यालय में लेकर जाना आपको जरूरी है, जिसमें अनुक्रमांक और नाम भरा जाएगा। और बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से आप सभी बच्चों को कि आप अच्छी तरह से रैंक करें और मेहनत करें, दम जमा के मेहनत करिए। यहाँ पे जो टाइम आपका 3 घंटे 15 मिनट का जो दिया गया है, यहाँ पर दिशा निर्देश आपके जो कुछ दिया गया है यहाँ पर उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। कारण कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है कि आप 15 मिनट में पढ़ लें। जो 15 मिनट एक्स्ट्रा इसमें टाइम दिया गया है क्योंकि उसमें पढ़ने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। दूसरा प्रश्न पत्र 2 खंडों में दिया है, इसमें और व में विभाजित रहेगा, तो उसको आप उसमें तैयारी और व के लिए ही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों पढ़ लेंगे, वहाँ पर देख लेंगे। और इसके बाद तीसरा निर्देश है प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट आपको मिलेगा। तो उसमें बॉल पेन से भरना है, जो गोले को पूर्ण भर के काला करना होगा, ठीक है ना, या ब्लू करना होगा। तो बॉल पेन अच्छा ले लीजिएगा, जिसमें जो है कि कम से कम जो है कि अच्छी तरह से भर पाएँ। 20 मार्क का ये OMR सीट आता है आपका, तो 20 मार्क की तैयारी इसमें आपको हो जाती है लगभग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि आगे की तरफ हम देखते हैं, यहाँ पर जो है कि जेल वाले पेन नहीं होनी चाहिए, जेल पेन की जरूरत इसमें नहीं होगी, बॉल पेन लेना है। खंडवा में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु लगभग प्रश्न के लिए एक एक मार्क निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपको क्या करना है, एक एक मार्क के लिए उसमें भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 में से 20 मार्क इसमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो अगला हमारा प्रश्न होता है, तो ये लगभग यहाँ पे अगला निर्देश जो है कि प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्न हेतु लगभग 1 घंटा और ब के प्रश्न हेतु लगभग 2 घंटे आपका समय निर्धारित होता है, ठीक है ना। और के लिए जो है कि 20 मार्क का रहेगा ना, ऑप्शन वाला 20 मार्क का ऑप्शन वाला रहेगा, तो उसके लिए जो है कि आपको लगभग जो है OMR सीट में भरना रहेगा। तो इसमें 5 मिनट में लगभग आपका भर सकते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। तो इसमें जो है कि और उसके बाद जो शेष टाइम आप 2 घंटे वाले में दे दीजिएगा। तो यहाँ पर सबके अंक जो उसके सामने निर्धारित किए जाते हैं, प्रत्येक अंक का जो लगभग 1 मार्क का, 2 मार्क का और 4 और 6 मार्क का रहता है, ठीक है ना। आपके प्रश्न पत्र में 1, 2, 4, 6 मार्क का लगभग ये प्रश्न रहता है, तो उसकी तैयारी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगभग जो है कि आपको कुछ दिशा निर्देश की सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और आइए हम खंड अ पे चलते हैं, जो बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, जिसको आप जानते हैं कि OMR सीट में भरना होता है। तो इसका उत्तर जो है कि जो रहेगा उसमें जो है कि काला करना रहेगा। तो इसमें प्रश्न जो है कि पहला आपका देखते हैं, यहाँ पर 1 मार्क के लिए है, उपन्यास भूले बिसरे के चित्र के लेखक हैं। पहला पढ़ लेंगे, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया है, एक प्रेमचंद्र जी, भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल जी और वृंदावन जी। 4 जो है कि वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। 4 ऑप्शन है। तो इसमें आप यदि इस वीडियो को देखते हुए आप जल्दी से ही आपको आंसर है आता, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका उत्तर भगवती चरण वर्मा जी होगा, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। इसमें इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका 1 मार्क का तैयारी यहाँ पर लगभग हो चुका है। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है कलम का सिपाही के लेखक कौन है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पे कलम के सिपाही का लेखक कौन है। इस तरह से ऑप्शन आपके पास ये 4 है, अमृत राय, गुलाब राय जी, मुंशी इंसा अल्लाह खां और डी जो है बैद्यनाथ मिश्र जी। तो इसमें अमृत राय जी आपके जो है प्रश्न 2 के क्या हैं, इसमें आपके लेखक हैं। ये प्रश्न 2 का उत्तर होगा, सॉरी प्रश्न 2 का उत्तर होगा कलम के सिपाही के लेखक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 जो है कि अगला प्रश्न की तरह अगले पड़ाव पर हम चलते हुए देखते हैं। प्रश्नोत्तरी ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं, कौन है लेखक। आइए 4 ऑप्शन, हरिकृष्ण प्रेमी जी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो इस तरह से जो है कि इसके आपका जो है कि इसमें जयशंकर प्रसाद जी आपका बी या आंसर होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका OMR सीट में भर देंगे, ठीक है ना। तो पहले एक पेपर पर ट्रिक करके हल्का सा, और फिर बाद में एक ही साथ OMR पर भरना आसानी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें गलतियां भी हो जाएगी। तो इसमें चौथा, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी, प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद और चतुर्सेन शास्त्री जी। तो विष्णु प्रभाकर जी आपके प्रश्न चौथा का जो है कि उत्तर है। तो इस तरह से आप प्रश्न चौथा को जो है कि क्या करेंगे, भरेंगे OMR में। और इस तरह से जो है कि इसी लड़ी में जो है कि हम प्रश्न 5वें की तरफ चलते हुए आते हैं। गोदान किस युग का उपन्यास है। तो ये आप जो है कि गोदान किस युग का उपन्यास है, ये युग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग और आधुनिक युग। इस तरह शुक्ल युग जो है कि आपका 5वां का जो है कि उत्तर यहाँ पे होगा। इस तरह शुक्ल युग यहाँ का 5वां का उत्तर होगा।
तो इसमें जो है कि आइए हम प्रश्न 6वां पर चलते हैं। मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं, मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक है। इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस तरह से आपका उत्तर इसमें होगा, ठीक है ना। देखिए प्रसाद लोग इसमें कई लोग हैं, कई 3 हमारे लेखक हैं, तो कहीं कंफ्यूजन में गड़बड़ा ना जाए, दूसरे पर ट्रिक नहीं करना है। प्रश्न 7वें की तरफ हम चलते हैं। ये है कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है? आइए यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, राजकुमार वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। तो जयशंकर प्रसाद इस तरह से आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करेंगे, जो आप अपने दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करिए, जिसको पढ़कर जो है कि वो भी जो है कि अपनी सफलता को पा सकें। आपका योगदान ही उसकी सफलता का एक कारण बन सकता है। तो आइए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, कुछ जो लेखनी और हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आकाश जयशंकर प्रसाद, दीप जो है आकाश दीप जो है जयशंकर प्रसाद की है। और यहाँ पर दूसरा जो है कि यहाँ पर कामायनी भी जो है लेखन जो है हमारे ये जयशंकर प्रसाद जी की है, याद रखिएगा। बाय द वे कभी कभी अच्छा ये नहीं तितली भी है, ये चीज़ ऑप्शन में कभी कभी दे देगा, तो इस पर भी आपको समझिए क्या करना है, ठीक ना, लिखना है, इस पर ट्रिक कर देना। वहाँ से ध्रुव स्वामिनी, यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी जो है कि यहाँ पर दिया हुआ ध्रुव स्वामिनी, मतलब इनकी लेखनी जो कई है, जैसे आकाशदीप, कामायनी, तितली और ध्रुव स्वामिनी। तो इस तरह से कई है ऑप्शन में। मान लीजिए कि अलग अलग क्वेश्चन कुछ बना के दे सकता है कि जयशंकर प्रसाद के जो कृति कंकाल के देगा ये दे देगा, आकाशदीप के लेखक कौन है, कामायनी के लेखक कौन है, तितली के लेखक कौन है ना, इस तरह से ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है। तो इस तरह से ऑप्शन भले ही अलग अलग रहे, लेकिन उसमें याद रखिए जयशंकर प्रसाद भरना है। प्रश्न नंबर 8वें की तरफ चलते हैं कि रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा के लेखक हैं कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। इस तरह से आपका ये प्रश्न 8वां का उत्तर हुआ। तो इस लड़ी में आगे बढ़ते हुए आइए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो है ना, यहाँ पर कुछ जो है कि लेखनी कौन कौन सी की पुस्तक है, आइए देख लेते क्या क्या इन्होंने लिखा है। क्योंकि हो सकता है कि जो रस मीमांसा के जगह पर चिंतामणि दे दो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे चिंतामणि है, जैसे चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ना, लेखनी है। इसके बाद रस मीमांसा भी उनकी लेखनी है, चिंतामणि है। हाँ, इसके बाद अगला जो है कि उनका जितने भी लेखनी है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे तो बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे विचार विथा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका अगला जो है कि त्रिवेणी भी इनकी एक लेखनी है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जितनी भी इनकी लेखनी है या इन्होंने जितने पुस्तक को लिखा है, यदि रस मीमांसा के जगह पर ये सारे ऑप्शन में आ जाते हैं तो उत्तर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही होंगे। तो रस मीमांसा के लेखक जिस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो इन तीनों के भी लेखक यही हैं इसके अलावा, ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों का भी लेखक यही है। तो इस तरह से बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है आपको प्रश्न 9वां पर, और वीडियो को स्किप ना करिए। करें गुलाब राय रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं और नई पौधे। इसमें ऑप्शन आपका जो है कि मेरे जीवन प्रवाह जो है कि इस तरह से रस मीमांसा गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन से आपका ऑप्शन होगा? इसमें उत्तर जैसे 4 ऑप्शन देता है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी, इसमें मैंने वो गलत उसमें थोड़ा सा चला गया, मैंने मेरी असफलताएं हैं, ठीक है ना। गुलाब राय द्वारा रचित जो है कि आत्मकथा मेरी असफलताएं हैं, ये 4 ऑप्शन बताया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ उसके जो है कि क्लियरिटी यहाँ पर कर दिया जाता है, गुलाब राय रचित द्वारा कौन कौन सी और आत्मकथाएं हैं, तो उसको भी यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो ठलुआ क्लब, ठीक है ना, यहाँ पर जो उनकी एक रचना जो है ठलुआ क्लब है, और इसके बाद जो है कि ये मेरी असफलताएं हैं, आत्मकथाएं इनकी। तो इसके अलावा और आपका जो है कि आत्मकथा ये जो है लगभग जो कि 1 मार्क का है, तो याद रखेंगे कि ठलुआ क्लब भी आ जाता है, तो उत्तर यही होगा। प्रश्न 10 है कि निम्न में से रीतिकाल विधि है, ठीक है ना। रीतिकाल की विधि क्या है? अब देखिए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 से लेकर जो है कि 1643 तक, 743 से 1343 तक, या 1843 ईस्वी से आज तक, ये आपका ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें देखिए लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक जो है कि इसमें क्या बताया जाएगा, शुक्ल युग जो था, ये शुक्ल का जो है कि शुक्ल युग जो है कि लगभग 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक था। ये 1919 से लेकर 1938 के बीच शुक्ल युग का ये जो है कि समय था। और यहाँ पर यदि हम देखते हैं
तो जो शुक्ल युग है यहाँ पर, शुक्लोत्तर जो युग है यहाँ पे भी आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। शुक्लोत्तर जो युग है तो उसका भी डेट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें क्लियर तो होता जाएगा। 1938 से लेकर 1947 के बीच था, 1938 से लेकर 1947 के बीच। तो मतलब इस तरह से जो है कि इनमें जो देखने का है तो ये ऋषिकाल का जो काल विधि है तो ये आप इसमें मिला लीजिए, डेट मिला लेते हैं इसमें। ये आधुनिक युग जो है कि आपका 1919 से लेकर 1938 तक के जो है कि आधुनिक काल का इसमें समय था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर ये आधुनिक काल था, उस समय शुक्लोत्तर लोग जो है कि शुक्लोत्तर युग जो था वो 1843 से लेकर वर्तमान तक है। याद रखिए, शुक्लोत्तर युग जो है कि 1843 से लेकर वर्तमान तक है, और शुक्ल युग जो था आपका 1919 से लेकर 1938 तक यह आधुनिक काल था। लेकिन यहाँ पर रीतिकाल की बात कर रहा है ना, यहाँ पर रीतिकाल की बात कर रहा है, तो इस तरह से इसमें आपका जो है कि आप मिला सकते हैं। ये आपका उत्तर जो होगा 1643 1847 ऊपर का। हास रस का अस्थायी भाव क्या है? हास रस का अस्थायी भाव होगा यहाँ पे हास होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया, उत्तर हो गया यहाँ पर। अब करा कि प्रश्न 12, हे खग हे मृग, करा कि हे खग हे मृग श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा है, ठीक है ना, इसमें कौन सा है, इसमें ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पर रस है, तो ये कौन सा रस होगा? तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय की बात है, करुणा वाली बात है, क्योंकि जब भगवान राम जो है कि जंगलों में जा रहे थे तो सभी पक्षियों से, पशु पक्षियों सबसे पूछते हैं, तो यहाँ पर करुणा वाली बात है, दुख में थे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 है, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको व्याकरण में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो यहाँ पर उसको भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपका 24 होती है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपका 4 दिया हुआ है, उसमें जो ऑप्शन है उसको उत्तर करना है, ट्रिक करना है, आपका आंसर हो जाता है। प्रश्न 14 में देखते हैं कि राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? तो इसके पहले भी एक वीडियो में बताया गया था कि बीच में जो एक डैश होता है, तो ये डैश जो है कि आपको किस समास की तरफ दिखाता है, तो ये आपका यहाँ पर डैश द्वंद्व समास को दिखाता है, क्योंकि और की बात हो जाती है यहाँ पे राजा और रानी ना, सॉरी, यहाँ पर राजा और रानी दो जो है कि होना चाहिए, लेकिन जैसे होता है तो यहाँ पर जो है कि डैश आपको दिखा देता है, ये द्वंद्व समास को रिप्रेजेंट करता है, द्वंद्व समास बताता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया गया है द्वंद्व समास जो होता है, जैसे इसमें राजा रानी बीच बीच में जैसे दो शब्दों के बीच में इस तरह का डैश होता है, तो वो जो है कि आपको द्वंद्व समास हमेशा इसमें रिप्रेजेंट करता है। 15वां जो है कि अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि मतलब आग होता है, तो आग का पर्यायवाची कौन सा? इसमें जो कि अनल है, पावक है, आग है, उपयुक्त में सभी है, तो ये अनल आपका जो है, और पावक भी जो है कि आग भी दिया हुआ है, तो ये सभी है, क्योंकि इसी के रूप है, अग्नि का ही ये सारे रूप है, ठीक है। अनल पावक और आग जो है कि सभी इनके ही रूप है, आग के ही रूप है या अग्नि का रूप है। शिक्षक के साथ एक से भी आता है, मतलब ये देखिए या तो उपयुक्त में सभी आप ट्रिक कर देंगे तभी होगा, उपयुक्त में सभी ही ट्रिक करना है, उपयुक्त में सभी ट्रिक करना है, क्योंकि तीनों है तो उपयुक्त में सभी ट्रिक करना है। ऐसा नहीं कि ए पर भी करे, बी पर भी करे, सी पर करना ही। 98% जो है कि लगभग जो है कि आता ही आता है, याद रखिएगा। शिक्षक के साथ एक से भी आता है, शिक्षक के साथ एक से भी आता है, तो इस तरह से शिक्षक के साथ शिष्य आता है, तो इसमें आपको बताना है कि इसकी अवस्था किस तरह से होगी। तो ये विशेषण आता है, फिर संख्यावाचक आएगा, फिर पुल्लिंग और एक वचन आएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शन आपका जो कि बहुत सारे दिया हुआ है, तो ये निजवाचक जो है कि एक तरह से के उत्तरा ऑप्शन है, परिमाणवाचक तो ये हो नहीं सकता, या प्रश्नवाचक भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है कि संख्या, ये विशेषण और संख्यावाचक पुल्लिंग एक वचन होगा, ठीक है ना, ये एक वचन होगा, क्योंकि और सारे में विशेषण होता है, निजवाचक भी नहीं है ना, इसलिए नहीं होता है। दूसरे वाले में परिमाणवाचक आ जाता तो नहीं होता है, डी वाले में जो प्रश्नवाचक है तो नहीं आता है, तो इसलिए सी होगा आपका उत्तर। प्रश्न 17वां जो है कि रूपसी तेरा घन के करे, रूपसी तेरा घन केस पास में अलंकार कौन है? ये रूपसी तेरा घन केस पास में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे चारों ऑप्शन को आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे उसको। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार पे तो उत्तर आप उत्प्रेक्षा अलंकार पे ही करना है। इस तरह से आपका जो है कि प्रश्न जो है कि आपका 18वां जो है कि आगे बढ़ते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, ठीक ना, वह अवश्य सफल होता है, जो परिश्रमी होता है वो अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में परिवर्तन करना, वाक्य का सरल वाक्य के रूप में होगा, कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है, पहला ABCD दे दिया हुआ है, तो ABCD में आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। यहाँ पर परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। आप जो है कि यहाँ पर जो है कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? परिश्रमी व्यक्ति जो है, परिश्रम जो व्यक्ति अवश्य सफल होता है, ऊपर दिया जो व्यक्ति परिश्रमी होता है तो घुमा के दिया है।
तो यहाँ पर सरल वाक्य में करना है। तो प्रश्न 19 जो है कि आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाचक रूप होगा। आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाचक रूप क्या होगा, भाववाच्य रूप क्या होगा, सॉरी भाववाच्य रूप। तो इसमें जो है कि कभी कभी देखिए क्या है, बोलते समय थोड़े जबान कभी कभी अटपटा जाते हैं बच्चों, तो उसके लिए सॉरी। अब कह रहे कि इसमें जो कि बी आपका होगा आंसर, आओ अब चला जाए, ठीक है ना, आओ अब चला जाए, इस तरह से उसका भाव होता है, ठीक है ना। जैसे आओ अब चलते हैं, तो मतलब ये बी जो है कि आओ अब चला जाए। इस तरह से 20वां प्रश्न देखिए कि अपार जो है ना, अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अपार में उपयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे अपार को जो अलग अलग करते हैं आप, अपार को जब आप अलग अलग करते हैं तो ये औप धन पार हो जाता है। तो इस तरह से और यहाँ पे उत्तर आपका हो जाता है। देखिए इसमें चारों ऑप्शन में आपको कौन सा है, तो बड़ा आसान है, बी वाला आपका हो तो उसको क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों लगभग 20 से 20 आपके जो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपके दोस्तों मित्रों के पास भेजना भी भेज दीजिएगा, रिलेटिव्स के पास भेजना, जिसमें उनको हेल्प मिल पाए। आइए अब हम वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में। वर्णनात्मक मतलब इसमें जो है कि आपको वर्णन करना होगा, बड़ा से बड़ा आंसर इसमें रहेगा, पूर्णांक 5 मार्क का है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 21 दिया है कि लिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लगभग ये जो है कि 2-2 मार्क का है, तो 2 3 6 होगा, 3 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क का पेपर है। तो इस तरह से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, उसमें से आपको उत्तर बताना है कौन सा आपका उत्तर होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से पैसेज को पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर जो गद्य दिया हुआ उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि 6 मार्क का पेपर है यहाँ पर। तो अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है ना, पढ़ के इसका उत्तर देना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ पे दिया हुआ कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। दूसरा भी दिया है अथवा में करके, हे भगवान तब के लिए, ये जो है कि दूसरा आपका है। तो ये दूसरा भी गद्य दिया हुआ, तो दोनों गद्य को अच्छी तरह से पढ़ के इसमें आपको उत्तर निकालना है, उत्तर ढूंढना है, ठीक है, तभी आपके जो है कि प्रॉपर मार्क इसमें मिल पाएंगे। तो ध्यान से पढ़ना है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है ना, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सदृति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उनके पैरों पर बधी चक्की के समान होगी, जो उसे उस दिन अवनीति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, और उसे निरंतर उन्नति को उठाती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि आपको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर जो है कि निरंतर उन्नति को उठाती चली जाएगी, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ट्रिक करते जाएंगे। यहाँ पर और जो दिया है प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम बताना है, तो यही है, याद रखिएगा कि पुस्तकों से आप लेखक का नाम पूरी तरह से, पाठों का लेखक का नाम याद कर लेते हैं तो कहीं से भी आ जाता है, तो 1 मार्क का प्रश्न आप जो है तैयार कर ले, 2 मार्क का यहाँ पर प्रश्न तैयार हो जाती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, उत्तर आप ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए उसका उत्तर लिखा हुआ है, आपको जो उत्तर सहित जो है कि यहाँ पर जो है कि तैयारियाँ दी गई है। तो इसमें संदर्भ में किस ए में आते हैं, तो इसमें संदर्भ आप लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बी में भी जो है कि रेखांकित अंश के भी जो मात्र है, तो यहाँ कर प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, ठीक है ना, संकलित मतलब दिया हुआ है, तो इस तरह से अवतरित है। तो इस तरह से संदर्भ आप लिखेंगे, तो ये मित्रता यहाँ पे देखिए है ना, मित्रता है कि नहीं, मित्रता, इस तरह से मित्रता में रामचंद्र शुक्ल ये हमारे सबसे इसके लेखक है, इनके द्वारा लिखी हुई मित्रता है, उसमें निबंध अवतरित किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से संदर्भ आप अच्छी तरह से आसानी तरह से उनका लिख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो है कि ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं और उनकी मित्रता नामक निबंध है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आपका संदर्भ लिखने के लिए आसान तरीका होता है। तो आप जब पूरे बुक से जब उनके लेखकों का नाम जब याद रखेंगे तभी तो आपको आएगा ना। तो इसमें से आपको ये हो गया अवतरण पाठ के लेखक का नाम, उसमें मालूम हो गया कि मित्रता और उसके लेखक कौन है, ये दिखाया गया आपको। तो यहाँ पर रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है आपको। कुसंग का जो सबसे भयानक होता है अपने शब्दों में, सुंदर शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। ये उसका उत्तर, यह केवल नीति और सदृढ़ का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक ना। तो इसी बस लाइन का इतना ही जो अंडरलाइन दिया उतना ही का ही हमें जो क्या करना है, इसमें व्याख्या करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, आइए बी वाला पॉइंट आप देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। तो शुक्ल जी कहते हैं, यहाँ पर शुरुआत करेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि जो बुरी संगति होती है वो घातक होती है। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक होती है। बुरी मतलब बुरा में जो संग होता है ये समान हानिकारक भी होती है, बुखार के समान हानिकारक होती है, ठीक है ना। घातक मतलब खतरनाक, ये याद रखिएगा। जिस तरह कोई व्यक्ति, जैसे माने घातक मतलब होता है हमारे जो नुकसान करता है, तो जिस तरह कोई व्यक्ति भयानक ज्वर से, जो भयानक यदि किसी व्यक्ति को ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है, से ग्रसित होता है, तो उसके शरीर के स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, फिर वो देखो सोया रहता है कि नहीं, फिर तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, ज़्यादा हो गया तो प्राण भी। बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसलिए हमें क्या करें, संगत वैसी करें जो हमारे
हमारे लिए जो है कि हमारे फायदेमंद हो, हमारे लिए अमृत का काम करे। यदि बुरी संगत होती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम अपने परिवारों के साथ और हम समाज में भी देते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा कि इसका जो कि शुक्ल जी के अच्छा नाम इसमें लेना जरूरी है, ठीक है ना। रेखांकित अंश में नाम लेना बहुत जरूरी है। और वहाँ पर जो है कि हमारे जो प्रॉपर जो है कि शब्दों का यूज करना है। जो शब्द जो है कि क्या करता है, जिससे वैल्यू उसकी उठ जाती है, उसकी कीमत बन जाती है ना, शब्दों से ही बन जाती है, याद रखिएगा। तो आइए हम तीसरा देखते हैं, सी वाला, युवा पुरुष की संगति के बारे में। युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर जो ये भी 2 मार्क का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर के साथ जो है कि आपको उत्तर के साथ यहाँ पर जो है कि आपको बताया जाएगा, समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर सी आपका उत्तर दिया कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में, ठीक है ना, अवनति के गड्ढे में, उन्नति के नहीं, अवनति मतलब विकास से गिरा देती, प्रतिदिन गिराती जाएगी। और याद यदि अच्छी होगी तो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर अवनति और उन्नति की कितनी अच्छी बात है। आप चाहेंगे तो वहाँ पर जो विकास की भी लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती है। और अच्छी संगत रहेगी तो आपको विकास करेगी। तो इसलिए अच्छी संगत ही जरूरी है। इस तरह से आप उत्तर जो है कि आप लिख देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत सपोर्ट और बच्चों के लिए जो है बहुत योगदान हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह से जो है कि आपको प्रश्न तीनों का जो है प्रश्नों का उत्तर जो है कि आपने इसमें जो है कि आपने उत्तर सहित हमने दिखा दिया है। आप जो है इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे और तैयारी करेंगे। इस तरह से अगला प्रश्न जो देखते हैं, अगला गद्य को देखते हैं, अथवा वाला है। तो अथवा वाले में, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए कह रहा है कि तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ठीक है ना, इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू और भूपृष्ठ पर बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को जो 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है? फिर फेर दीजिए, पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। ये जो है गद्य बहुत जबरदस्त है। तो इस गद्य को हम देखेंगे तो इसमें जो है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, गद्यांश के रेखांकित भाव को स्पष्ट करना है। तो ये लगभग 2-2 मार्क का है, संदर्भ लिखना है, 2-2 मार्क का प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर रेखांकित भाव का स्पष्ट भी करना है। तो संदर्भ देख लीजिए। आइए यहाँ पर देखिए, अथवा का जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर संदर्भ जो है कि यहाँ पर दिया कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है ना, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में, गद्य खंड है तो गद्य खंड, पद है तो पद, ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। प्रवर्तक मतलब बनाने वाले जयशंकर प्रसाद, जिनके वजह से मतलब ये छायावादी युग बना। तो यहाँ पर ममता जो है नामक कहानी है, ममता, ठीक है ना। और इसके जो लेखक हैं, प्रवर्तक जो है, ये श्री जयशंकर प्रसाद, मतलब यहाँ जयशंकर प्रसाद जी है, या जयशंकर प्रसाद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका उत्तर ये 2 मार्क का तैयार हो जाता है। इस तरह से संदर्भ आप लिखेंगे और तैयारी करेंगे। और जो पद रहेगा तो उसमें पद लिखेंगे ना, गद्य है तो गद्य लिखेंगे। गद्यांश के रेखांकित भाव को स्पष्ट करना है। जो यहाँ पर रेखांकित भाग है जिसपे, उस पर जो है हमें क्या करना है उसके बारे में बताना है। ये 2 मार्क यहाँ दिया है, परमपिता इच्छा के विरुद्ध, परमपिता के इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? तो इस तरह से यहाँ तक जो आपका ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं, रेखांकित है। तो इसका आपको क्या करना है, विवरण करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या ये देख लेते कैसे किया जाता है। उतना ही प्रॉपर उचित ही उत्तर देना जरूरी है। प्रॉपर शब्द का प्रयोग हो तो ठीक है। लेखक जयशंकर प्रसाद का क्या पिताजी, मतलब ये कह रहे हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं क्या पिताजी, पिताजी का कहना ये है, यहाँ पर कट कर देंगे, का थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पिताजी का कहना है कि ये की कट हो जाए, कहना जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ, जब ममता के सोने के आभूषणों से, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुके हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, जब ममता के सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देख, ठीक है ना, थाल देख, तब वह हतप्रभ हो गई। वो जब देखी तो हतप्रभ हो गया, आश्चर्य हो गया, प्रकट करने लगे। अपने पिता से कहती है कि आप विपक्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? विपक्ति में के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? ठीक है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। करेक्ट, उनकी इच्छा के विरुद्ध बहुत दुस्साहस आपने किया है, इच्छा के विरुद्ध आपने बहुत दुस्साहस किया है। ठीक है, क्या पिताजी हम लोगों के पास धन न होने से हम लोग भीख भी नहीं मिलेगी? अरे पिताजी से प्रश्न पूछ रहे, क्या पिताजी यदि हमारे पास धन नहीं है तो क्या हमको भीख नहीं मिलेगी?
क्या कोई हिंदू भूमि पर नहीं रहेगा, ठीक है ना, हम लोगों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, क्या वही बात है कि मतलब क्या कोई हिंदू नहीं धरती पर रह सकेगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे सके। थोड़ा सा आगे पीछे लाइनें हो सकती है, बट ये ध्यान रखिएगा हो सकती है का मतलब वो प्रॉपर उसका अर्थ आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। 2 मार्क का यहाँ पे आपका उत्तर यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है ना, 2 मार्क के उत्तर यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके रेडी हो जाते हैं। तो आइए तीसरा यहाँ पे देखते हैं कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ये आपको 2 मार्क का यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है, प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो देख लेते हैं उसका, अपने पिता के द्वारा शेरशाह से, ठीक है ना, उत्कोच के रूप में लिए गए सुवर्ण के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा है, ठीक है ना, कह रहा है कि उनके पिता द्वारा शेरशाह से उत्कोच में लिया गया जो सुवर्ण था सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा है, ठीक है ना, ये उत्तर आपका होगा। तो इस तरह से जो है लगभग जो है कि शेरशाह से उत्कोच है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है कि इस तरह से आपको प्रश्नों का उत्तर जो है कि लगभग लिख कर भी दे दिया गया है, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो और समस्या ना हो कि हम कितना उत्तर लिखें कितनी लाइन लिखें, ये सब कन्फ्यूजन दूर हो गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो है कि 22 यहाँ पर दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है, ठीक है ना, 3 प्रश्न सब में रहेगा, लेकिन यहाँ पर पद्यांश दिया है, पद को अच्छी तरह से पढ़ना है और 3 प्रश्नों को उत्तर प्रॉपर देना है, ठीक है ना। ये आपका 6 मार्क का पेपर है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 मार्क का होता है, तो यहाँ पर 2-2 मार्क का पेपर होगा, तो 6 मार्क का हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन में जो है कि आपके पद दिए हुए हैं, तो अच्छी तरह से पद को पढ़ लेना है, पढ़ के इसके बाद इसमें कर देना है। चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर ले हो, अरे चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, ठीक है ना। सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदोती पाए, बहुत सुंदर सा यहाँ पे पद है, ठीक है ना। तो ये लाइनें जो है कि आप ध्यान से जो है पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप यहाँ पर जो है कि दिया हुआ एकाक उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ इससे पहले वीडियो में भी बहुत सारा लिखने को बताया गया, तो यहाँ पर संदर्भ में जो है कि व्याख्या जो की गई है तो बढ़िया तरह से हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं हम लोग। संदर्भ को लिखने के लिए बहुत आसान जो है इसमें तरीका, जिस तरह से आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो यहाँ पर जो है कि दिया हुआ संदर्भ की यह पद है, ठीक है ना, यह पद श्री लिखेंगे, संदर्भ 22वां का तो करो है जो संदर्भ लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे का यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित, सूरदास सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया, जो हिंदी काव्य खंड में संकलित पद है, शीर्षक से उद्धृत है, शीर्षक से उद्धृत है, ठीक है ना। मतलब इसके लेखक जो है कि सूरदास जी हैं, और इसका जो सूरसागर नामक ग्रंथ से ये कुछ काव्य खंड इसमें से लेकर संकलित किया गया, बनाया गया है, जो पद को डाला गया है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, और पढ़ के प्रश्नों का उत्तर हमें जो है कि ये आपको पेपरों में लिखना पड़ता है। प्रसंग आइए इसको देख लेते हैं। प्रसंग क्या कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते उनके चरणों की वंदना की। कहा कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना किए हैं। तो इस तरह से इसमें जो है कि आपका प्रसंग इस तरह से लिख देंगे, तो लगभग ये भी जो है कि आपकी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर, है ना। इस तरह से यहाँ पर 2 मार्क यहाँ पर आपका भी तैयार हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे व्याख्या, यहाँ पर देखिए अब आगे पढ़ेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जो रेखांकित अंश था उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है ना। व्याख्या अपने शब्दों में सुंदर शब्दों में करना है, यहाँ पर व्याख्या जो सुंदर शब्दों में हमें करना है। तो बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले छत्र धराई, ये जो है कि आपका अंडरलाइन है, अंडरलाइन का आपको यहाँ पर उत्तर देना है प्यारे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से प्रश्न का उत्तर देंगे। यहाँ पर प्रॉपर ही देना है, ठीक है ना, ये नहीं कि 2-1 पेज लिख दिए तो अरे भाई 2-1 पेज लिखने में टाइम भी आपका जाएगा, ठीक है ना। तो समय की बचत करते हुए वो शब्दों का ही प्रयोग करना है जो पढ़ने के बाद जो कि मजा आ जाए, है ना, वो उसकी कलम न रुके अच्छे मार्क देने में। तो व्याख्या वक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं, जो उनकी चरण है उसकी उनकी वंदना करते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं यहाँ पर कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है, इन चरणों का प्रभाव बहुत क्या है, व्यापक है। व्यापक मतलब चारों ओर। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, व्यापक मतलब बहुत प्रभावशाली, गूंगा जो व्यक्ति बोलने लगता है,
किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। मतलब यदि परमात्मा यदि आपको जो है कि आशीर्वाद है, परमात्मा आपके चरणों कमल का जो है कि दर्शन दे देते हैं, तो फिर ये सब कुछ भी हो सकता है, चमत्कार कुछ भी हो सकता है ना। तेरी लीला का न जाने कोई पार की लीला प्रभु तू ही जाने। तो ये परमात्मा कब किसी का जीवन परिवर्तन कर देगा ये कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि हमें पता है कि जब उनके चरणों कमल के जिसके घर पे जो क्या हो जाता है, जब आसरा हो जाता है या कृपा हो जाती है उनकी, तो दरिद्रता खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण जी की देखे ना, दरिद्रता थी खत्म हो गई थी। और जो एक राजा, ये यहाँ पर जो है कि राजा जो है कि एक गरीब जो है कि राजा बन जाता है, ठीक है ना, गरीब चला राजा बन जाता है। तो उनकी कृपा का ही सब ये प्रभाव है। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार आइए इसमें देखते हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार जो पढ़ लेते हैं, तो अलंकार को ज़्यादा से ज़्यादा देकर व्याकरण वाला जो पोर्शन भाग है ना, तो उसकी तैयारी बढ़िया तरह से कर लेंगे। और बढ़िया तरह से करेंगे तो ये भी 2 मार्क का है, तो उसमें पता चल जाता है कि भाई कौन सा अलंकार है। तो ज़्यादा तैयारी करेंगे तो उसमें बेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो चरण कमल में रूपक जो है ये आपके अलंकार जो पुनरुक्ति प्रकाश और अन्य अनुप्रास है, ठीक है ना। कह रहा है कि चरण कमल में रूपक या पुनरुक्ति प्रकाश था, अन्य इसमें अनुप्रास है। तो ये जो है कि लगभग जो है कि आपका अनुप्रास जो शब्द इसमें से दिया हुआ है, तो इस तरह से चरण कमल की जो वंदना जो हो रही है या पुनरुक्ति प्रकाश था अन्यंत प्रकाश अनुप्रकाश है। तो ये अलंकार अनुप्रास का है इस तरह से। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं कि सुनी सुंदर वैन सुधार सुधाने सयानी जानकी जानी भली तिरछे करी नयन तिन्हें, ठीक है ना। सुंदर सुंदर वैन सुधार सुधाने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नयन तिन्हें समझाई कुछ मुस्काई चले तुलसी ते ही अवसर से हिलावे अवलोकति लोचन लाहुवली, ठीक है ना। अनुराग तड़ाग में अनु उदय विगसी मन मंजुल कंज कली, ठीक है। इस तरह से आपका जो है कि बढ़िया तरह से जो है कि पढ़ लेंगे आप। और इसे पढ़ने के बाद इसमें जो है कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है ना, संदर्भ लिखना है। और रेखांकित अंश का व्याख्या भी करना है। इसमें 2 मार्क के प्रश्न ये हैं, याद रखिएगा। 2 नंबर के प्रश्नों का आपको जो उत्तर देना हुआ है यहाँ पर जाइए संदर्भ से, यहाँ पर देखिए व्याख्या भी हम संदर्भ करते हैं। यहाँ पे दूसरा का जो है कि इसमें क्या लिखेंगे संदर्भ में, आइए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है, ये याद रखिएगा। इस तरह से ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। तुलसीदास इसके लेखक है, जो उनकी कवितावली है जिसमें बहुत सारी कविताएं हैं, तो उसी में से एक काव्य हिंदी का काव्य खंड में इस चीज़ को संकलित किया गया है, जबकि उनकी कविताएं बहुत ज़्यादा है। तो उनमें से जो कि इम्पोर्टेंट पट जो है कि पॉइंट जो है वनपथ पर शीर्षक कविता है, वनपथ पर शीर्षक कविता से ली गई है। प्रसंग इसी लड़ी में जो कि हम समझ लेते हैं। 3 पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी, जो ग्राम वधुएं, जो गाँव की वधुएं, वधु मतलब जो ये हैं बहुएं हैं, पतोही हैं, तो उनको उत्तर देती है सीता जी अपने हाव भाव में ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। हाव भाव को जो है कि वो अपने ही जो है अपने हाव भाव से बता देती हैं। तो यही करीब उत्तर देती हुई सीता जी बता रहे हैं ग्राम वधुओं को, ठीक है ना। उस गांव की वधुएं थी, वधुओं मतलब समझ रहे हैं ना ये। तो रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए, आइए उसको देख लेते हैं। रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़ाग में भानुदय विगसी मन मंजुल कंज कली, ठीक है। इस तरह से आपका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, ठीक है ना, मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है। कहना कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। तो इस तरह से इतने ही आपको रेखांकित अंश का व्याख्या प्रॉपर देना है। जब अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो ये 100% सफलता हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। आप चाह दो तो कहते कि जहाँ चाह वहीं रहा है, तो आप जानते ही हैं, जहाँ चाह देंगे वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जहाँ चाह वहाँ रहा है। इस तरह से जो है कि 2 मार्क के भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। करें कि अनुराग तड़ाग तथा मंजू मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, इसको हम देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा आपका जो है कि यहाँ पर देख लेते हैं। ये अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मंजो मंजुल कंज कंज कली में ये रूपक और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की छटा है, ठीक है ना। रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की छटा है। तो इस तरह से जो है कि आपका यहाँ पर देखिए रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की छटा इसमें बता रहा है। तो इसमें तीनों का जो है कि मेल है, तो इन तीनों के मेल को आप क्या करेंगे अच्छी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका लगभग जो है कि 2 3 6 मार्क का यहाँ पर पेपर आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, अगले तरफ बढ़ते हुए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो ये लगभग जो है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो करा कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका जो है गद्यांश जो है कि संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। किस तरह से व्याख्या करना है ये देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है आपका ये लगभग 2 मिला के 5 मार्क का हो जाता है। ठीक है ना, 5 मार्क का पेपर है, इसमें भी लगभग 2 मार्क का 3 मार्क का है, उसका उत्तर बताना है। इसके बारे में क्या करना है आपको, ये करा कि इस तरह से जो है कि एक ऑप्शन आपका दिया है, अथवा में भी दे दिया है। तो ये भी आपका जो है कि इसमें अथवा वाले में प्रश्न में जो कि इसका उत्तर जो है कि आपको इसके लग रहा है कि पहले वीडियो में जो है कि इसका किया गया है, बट ये वीडियो इसका क्या करना है कि व्याख्या करना है। कैसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाग करेंगे भाषवास्य केंद्र स्थल स्थित एवं इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छी तरह पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ने में और वीडियो जब इसमें क्रिएट करेंगे बनाएंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या किया जाए कि आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उत्तर केवल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरह से इसका लिखना पर संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक इतना लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है ना, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। तो ये वाराणसी वाला पाठ जो है कि संस्कृत खंड का है, तो वाराणसी पाठ अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा उसका, और उसके बारे में यहाँ पर संदर्भ लिखा हुआ है। प्रसंग इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ये आपको ऐतिहासिक तथा अव्यवस्थिति के बारे में बताया गया। तो ये आपका जो है कि मेरे प्रसंग है। अब यहाँ पर अनुवाद हम देख लेंगे, अनुवाद करके पढ़ेंगे ध्यान से, और अनुवाद का हम यहाँ पर पूरी तरह से लिखेंगे उसका, और उचित ही मात्रा और उचित क्वांटिटी में उचित शब्दों का प्रयोग करके जो है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको इसका अनुवाद करना है। तो अनुवाद यहाँ पर देखिए शुरुआत होता है, अनुवाद किस तरह से यहाँ पे डबल अनुवाद हो चुका है, इसमें प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डबल ले लिए हम। यह नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी करेगा भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत और साहित्य, यहीं से करा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश, ध्यान दीजिए संस्कृति है और हमारे शब्दों को कितना सब अच्छे मेल है, तो ये ध्यान रखिएगा। यही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। ठीक है ना, तरह के मुगल युवराज दारा किशोर ने, जिसके बारे में वर्णन है तो उसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है, आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक है ना, ये कह रहे कि युवराज जो थे मुगल के युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है, यहाँ पर पढ़ा है आकर। ठीक है ना, कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है ना, तो वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि यहाँ पर लिखा ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि यहाँ पर दर्शन शास्त्र होता है, दर्शन शास्त्र, तो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। ठीक है ना, इतना प्रभावशाली रहा कि उन्होंने फारसी भाषा में उसका अनुवाद कराया है। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आपका एक जो है कि यहाँ पे हो गया है वाराणसी का जो है कि हो गया, वाराणसी वाले का यहाँ पे उन्हें व्याख्या भी कर दिया, संदर्भ भी लिख दिया, प्रसंग भी लिख दिया है। तो आइए दूसरा वाला यहाँ पर देख लिया, इस तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका देखते हैं हम अपने शब्दों में जो है क्या करना है, इसको अपने शब्दों में उचित शब्दों में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या का काम करना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सुंदर दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं किस तरह से है अथवा वाले का। तो अथवा वाले का यहाँ पर संदर्भ सहित हम व्याख्या यहाँ पे आगे कर रहे हैं, संदर्भ और प्रसंग के सहित। संदर्भ क्या, प्रस्तुत पद्य गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से उद्धृत है, ये इतना आप लिखेंगे। ठीक है, संस्कृति भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि आपका ये संस्कृत का खंड है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है कि ये प्रसंग संदर्भ आप लिखेंगे। अब प्रसंग के बारे में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, प्रसंग कैसे लिखा जाता है तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ कि इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है, भारतीय संस्कृति और स्वरूप के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो ये आपका ऑप्शन है। यहाँ पर अनुवाद हम देखते हैं उसका किस तरह से अनुवाद किया गया, तो अनुवाद के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये मानव जीवन से संस्कृत, इसको पढ़ लीजिएगा आप, तो इसमें टाइम जाएगा। ठीक है ना, समाकम प्रजा मानव जीवन है संस्कृत, लेकिन लंबा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं। करें कि अनुवाद इसमें करें कि मानव जीवन का संवारना है। ठीक है ना, संस्कृत दोषा
दोषादि को दूर करना या दोषों को निकालना या कमियों को निकालना, ठीक है ना, तरह की संस्कृति है। तरह की मानव जीवन को संवारना, दोषादि को दूर करना, ये संस्कृति है। और करे कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए, यहाँ पर दिया गया कि हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। यहाँ पर लिखा है मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए, कारण उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, जिन आचार विचार जो मतलब हमारे अंदर व्यवहार होता है, ठीक ना, उनका जो योगदान सबसे बड़ा हमारा, जो उनके संस्कार होते हैं और जो योगदान होते हैं, आचार और विचार होते हैं, ठीक है ना, वह सब हमारी संस्कृति ही है। करें कि वह सब हमारी क्या है, संस्कृति ही है। तो इस तरह से आपका जो है कि इसका प्रश्न तैयार हो चुका है। प्रश्न का उत्तर जो है कि यहाँ पर तैयार हो चुका है। इस तरह से आप जो है कि अच्छी तरह से उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है ना। अथवा दोनों ऑप्शन के जो है यहाँ पर उत्तर आपको यहाँ पर जो लिख कर दिखा दिया गया है, कोई यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर दिया गया संस्कृत पद्यांश में किसी एक के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर जो पद्य भाग, वहाँ पर गद्य भाग है तो यहाँ पर पद्य भाग है, ठीक है ना। तो इसमें भी जैसे आपने गद्य का किया उस तरह से यहाँ पर पद्य करेंगे। ये संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ करें, किसी एक का ही करना है। डबल दिया तो हम डबल कर रहे हैं, तो आप डबल नहीं करिए, क्योंकि डबल करने का कारण ये होता है कि बाय द वे आपको नहीं तो ये समझ में आ जाएगा फर्स्ट, नहीं तो सेकंड समझ में आएगा, तो उसको अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 2 से 3 मार्क का, 2 3 5 मार्क का हो जाता है। तो कह रहे कि मानन हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति काम हित्वा थर्वानयन भवति लोभ हित्वा सुखी भवते। अर्थात इसमें जो है कि 2 आपका दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। करे कि मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति कामम हित्वा धर्वानयन भवति लोभ हित्वा सुखी भवते हित्वा सुखी भवते। तो इस तरह से जिसका पहले का हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आइए देखते हैं। संदर्भ भी लिखना है, संदर्भ कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ 24वां जो है यहाँ पर 24 नंबर पर प्रश्न का संदर्भ यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, श्लोक लिखना है, क्या लिखना है, श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जीवन सूत्राणी पाठ से उद्धृत है। जीवन सूत्राणी आपके बुक में है, पुस्तक में है, तो इसमें से उसमें से लिया गया है। ये खंड काव्य जो संस्कृत का खंड काव्य जीवन सूत्राणी से पाठ से उद्धृत है। ये श्लोक है, याद रखेगा, श्लोक है तो श्लोक लिखेंगे। यहाँ पर कविता है तो कविता लिखेंगे, मतलब इस तरह से लिखा जाता है। प्रसंग इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों का महत्व को दर्शाता है। जो त्याग होता है, छोड़ देना होता है, तो उसके महत्व के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आइए इसका अनुवाद हम देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। अनुवाद इसके बारे में वर्णन कर लेते हैं, अनुवाद कैसे करेंगे। तो करें कि आप पढ़ लीजिएगा, इसको तो हम पढ़ चुके पहले, लेकिन फिर भी जो है कि आपको सुखी भवते जो है कि आपको बताया जा रहा है कि पूरे लाइन को अच्छी तरह से इसमें कर क्या है, आपको पढ़ लेना या देख लेना है। पढ़ लेते देख लेते तो आपको थोड़ी सी क्या हो जाती है कि उसमें याद रहता है और तुरंत जो कि आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो यक्ष मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, यक्ष है, प्रश्न उत्तरी है। तो मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, तो यहाँ पर जो है कि आपका ये उत्तर भी इसमें बन जाता है। तो मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न उसमें है, तो प्रश्न है तो प्रश्नों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया, इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर युधिष्ठिर मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, प्रश्न ऊपर था उसका उत्तर है। यहाँ पर वो बताया कि अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है, ठीक है ना। युधिष्ठिर उस समय जब यक्ष पूछ रहा है उनको, ठीक है ना, तो उस समय की बात है। उन्होंने बताया कि हमारे प्रश्नों का उत्तर होते हैं, प्रश्नों का उत्तर दिए है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है, ठीक है ना, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। मनुष्य इच्छा कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य इच्छा कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है, ठीक है, मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है लगभग 5 मार्क के प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। जब प्रसंग आप और यहाँ पर जो है कि अनुवाद लिख देते हैं, प्रसंग संदर्भ और अनुवाद लिख देता है, आपका 5 मार्क यहाँ पर रेडी हो जाता है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मेहनत तो बहुत होती है, आप जानते ही हैं। जिस तरह से वीडियो को बनाना होता है और उसमें बोलना और टाइम देना होता है, तो बहुत हार्ड होता है, आप सब जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि 24% के जो है कि दोनों पहले का आपका जो है चुका है यहाँ पर। अब जो है कि इस तरह से हम अब आगे की तरफ बढ़ते दोनों का हो चुका है। तो यहाँ पर 25वां प्रश्न जो दिया कि आपके पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो ये लगभग जो है कि ये जिले वाइज होता है, याद रखिएगा। आप सभी को मालूम होगा अपने जिले में जो भी बुक की पुस्तकें, ये पुस्तकें तो चल ही रही हैं, बट इसमें जो है आपका खंड काव्य के बारे में जो वर्णन करना रहेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपके जिले से संबंधित होगा आप उसी पर ही, उसी का ही चरित्र चित्रण करेंगे, क्योंकि और सबका याद करके कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। जिला वाइज ये रहता है, जिला वाइज के हिसाब से रहेगा, ठीक है ना।
तो इसमें जो है कि ज़्यादा वर्णन नहीं किया जाएगा, बस खाली इसमें ट्रिकिंग करते हुए बताते हुए आगे तक बढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है कि हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर चरित्र का वर्णन करना है। मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथन अपने शब्दों में लिखिए, तो इस तरह से उसके बारे में वर्णन करना है। यहाँ पर आप आगे जो कि शब्दों में दिया हुआ है कि हाँ, यहाँ पे आगे शब्दों में आपका जो वर्णन यहाँ पर किया गया है, ख में जो दिया गया ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर ग जो है घ है, अंगा यहाँ पे दिया चौ, मतलब इसमें सब दिया हुआ है, तो इस पर ट्रिक करते हुए चलते हम जा रहे हैं। जो आपके जिले में चल रहा होगा उसी पर आपको तैयारी करनी है। अब ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आइए हम 26वां प्रश्न के करते हैं। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट जो है कि लगभग जो लेखक है उनके बारे में हम वर्णन कर रहे हैं, बट इसमें से और लेखकों की तैयारियाँ जो कर सकते हैं, याद रखिए करना ही है कि यदि बाय द वे कभी मिस हो जाता है इनमें से तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ये 5 मार्क का प्रश्न है, 5 मार्क का उत्तर इसमें देना है आपको, तो ये 5 मार्क का है इसमें। तो आइए देखते हैं, इसमें एक दो की रचनाओं के बारे में एक दूसरे के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से के दो के बारे में बताया जाएगा तो उसी तरह जो है कि आपके प्रश्नों में जिसका उत्तर दिया तो उस तरह से उसकी भी तैयारी कर लेंगे। आइए हम यहाँ पर देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है कि 1884 की बात है यहाँ पर, और 1884 से लेकर 1963 में यहाँ पर जो है कि उनके जीवन परिचय रहा है। 1884 में जन्म हुआ था, 1963 में शरीर का त्याग उन्होंने कर दिया, और ये 1890 से लेकर जो है कि ये लगभग आपका 1937 तक रहा। ठीक है, अब इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का देख लेते हैं। तो ये 1884 से लेकर जो है कि मतलब 1884 में जन्म हुआ और 1900 जो है कि 41 में जो है कि उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो इस तरह से ये सारे इसमें ऑप्शन दिया होता है कि जीवन परिचय लेखक लिखते हुए। इसमें ध्यान रखिएगा यदि आपको डेट मालूम है तो रचनाएं उनकी मालूम है तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, याद रखिएगा कि जब उसमें आपको याद ये रहेगा ना, क्या नाम है, डेट वेट याद रहता है तो बड़ा आसान हो जाता है लिखने के लिए, तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आपका ये जो है कि लगभग जो है कि यहाँ पर जीवन परिचय लिखते हुए लिखने का यहाँ पर बताया जाएगा, जीवन परिचय यहाँ पर दिया जाएगा, तो उसको इस तरह से आप पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आपका सारे डेट दिया गया है, और याद रखिएगा कि उनकी जो रचनाएं हैं ना, रचनाएं वो भी याद रखेंगे तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। खाली रचना का उल्लेख खाली करना है बस। तो जो चीज़ उल्लेख किया गया उसके बारे में बताया। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपने प्रमुख रचना का उल्लेख करिए। ठीक है ना, यहाँ पे 3 दिए हुए, तो जिस तरह से यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत है, महाकवि सूरदास जी है। 5 मार्क का ये भी प्रश्न है, 5 मार्क का ये भी प्रश्न है। तो इसमें याद ये रखिएगा कि इनके जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, जीवन परिचय को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके पहले वीडियो में जो जीवन परिचय के बारे में आपको बताया गया 1532 से लेकर जो है कि इनका 1623 था। ठीक है ना, 1532 1623 था। और सुमित्रानंद पंत जी का जो था तो ये लगभग आपको बताया जा रहा है, जो इसमें डेट है ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1900 से लेकर जो है कि आपको 1977 तक जो है कि सुमित्रानंद पंत जी की मतलब 1900 में जन्म हुआ, 1977 में ही अपने शरीर का त्याग किया। अब इनका 1478 से लेकर जो है कि महाकवि सूरदास 1583 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि जीवन परिचय जब आपको देना हो तो ये चीज़ें याद रहेगी तो आप आराम से जीवन परिचय लिख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया कि जीवन परिचय कैसे देते हैं। आप प्रॉपर शब्दों में, प्रॉपर भाषाओं में आपका जो है कि प्रयोग करना है, जिसमें जो कि समझ आ पाए। तो इस तरह से पूरा आपका डेट जो है कि यदि आपको याद रहता है तो आप कोई भी चीज़ आगे तक तैयारी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि इसमें लिख सकते हैं। और आइए हम आगे की तरफ अब बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है कि वीडियो में बताया गया तो उसका हेल्प और सहारा लेते हुए जो है कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आइए हम उसको जो है कि उनके बारे में यहाँ पर दे देते हैं आपको, जो है कि प्रश्नोत्तर जो है कि 26 का गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है, उत्तर के साथ बताया जा रहा है कि आपका कन्फ्यूजन न रहे। जीवन परिचय में जो है तुलसीदास का जन्म जो है 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर में। आइए उनके बाद में कुछ और जो है कि वर्णन हम कर लेंगे, पूछ लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर बता देंगे। तो इस तरह से देखिए, आइए हम देखते हैं। ये नाम इनका जो था, जन्म लिख लेंगे, और यहाँ पर जो है कि माता का नाम, पिता का नाम आप लिखेंगे तो आसान तरीका हो जाएगा तैयारी करने में। ठीक है, और पिता का नाम, और फिर मृत्यु और रचना यहाँ पर जो है कि
लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। यदि हम इसको लिख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये तुलसीदास का जन्म हुआ था तो 1532 में हुआ था जन्म जो है कि इनका, और नाम क्या था तो ये भी लिख लेंगे। तो इनका नाम तुलसीदास था, तुलसीदास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और 1532 ईस्वी थी, राजापुर जो है कि जगह था, ठीक है ना, और बांदा नामक गांव में हुआ था। 1532 में राजापुर बांदा नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता है। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई थी। तब तुलसीदास भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इसी पर उनकी पत्नी ने कहा भी है यहाँ पर, लाज न आई आपको दौरे आए हुए साथ हूँ साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसीदास द्वारा प्रसिद्ध जो ग्रंथ था रामचरितमानस की रचना 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो चुकी, ठीक है ना, मृत्यु हो गई। तो इस तरह से तुलसीदास की जो जीवन कथा, उनकी रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली, इस तरह से उन्होंने बनाया है रचनाओं के बारे में। तो आप जो है कि डायरेक्ट जो है कि इस तरह से लिखी उनकी रचनाओं के बारे में लिख सकते हैं, या तो इस तरह से संक्षिप्त में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी लगभग जो है कि इसमें एक जो है कि आपको गोस्वामी दास तुलसीदास जी का जो बता दिया गया है। तो इस तरह से दो लोग हैं, सुमित्रानंद पंत है, वहाँ का विश्वदास हैं, तो उनके बारे में भी जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए हम संस्कृत में देखते हैं अगला जो पड़ाव जो है, हमारा पड़ाव जो है यहाँ पर क्या है, इसको समझते हैं। अगला पड़ाव तो यहाँ पर करेंगे 24वां जो दिया गया था, मान हित्वा प्रियो प्रभाज क्रोध हित्वा तो सोचती। तो इस तरह से जो आपका अथवा में दिया हुआ दो पद्य विभाग है 24 का। तो इसमें इसका जो है कि आपको वर्णन करना होगा, जो पहले तो हो चुका, जो वर्णन करना है तो उसमें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो आपको जो है कि उसकी टाइपिंग जो है कि लास्ट में हुई थी, इसलिए जो है कि उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, क्योंकि तो ये जो है कि पीछे वाले पेज में हो गया था ना, तो इसलिए बताया गया। चलो उसको बताने के बाद इसको बता देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख देंगे। प्रसंग इसका जो लिखना रहेगा, प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि इस श्लोक में जो मूल भावना है उस पर प्रकाश डाला गया, उसको बताया गया, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए करें कि सब सुखी हो, ये तो इस तरह से उसका अनुवाद है। सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो इस तरह से, और कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। इस तरह से आपके जो है कि यहाँ पे अनुवाद है। इस तरह से आपके प्रश्न जो लगभग तैयार हो जाते हैं, ठीक है। प्रश्न तैयार हो जाते हैं, यहाँ पर जो उसका जो है अनुवाद तैयार हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अब आइए प्रश्न 27 पे चलते हैं कि अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई याद, मतलब कंठस्थ मतलब याद कोई श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्रों में ना आए, तो लगभग 4-5 आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 4-5 आप याद रखेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, आपको आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि दो आपका जो यहाँ पर पद दिया होता है तो वो आ जाता है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे। इसलिए जो है कि लगभग 4 से 5 याद करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो आगे की तरफ अब चाहिए आप देखते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं 28वां प्रश्न की तरफ चलेंगे कि संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है ना। संस्कृत में क्या करना है, उत्तर देना। तो याद रखिएगा संस्कृत में जो उत्तर देंगे तो ये तो आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करने की जरूरत पड़ेगी, तभी ना होगा। बंधनम यहाँ पर दिया कि सर्वे सुखी सर्वे संतु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् सुख भावत। यहाँ पर पहला और दूसरा यहाँ पर जो कि ऑप्शन दिया हुआ कि बंधन मरणम वापि जयो वापि पराजय, ठीक है ना। बंधन मरणी वापि जयो वापि पराजय, ओ भय यत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। तो बड़ा सुंदर दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो इसके 27वां इसमें दिया हुआ है ना, ठीक है ना। 27वां जैसे मान लीजिए कि दो आपका दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि कहने का मतलब कि श्लोक के जो है कि आप याद अलग से नहीं करते तो फिर गड़बड़ हो जाता है ना, याद नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें आइए देखते हैं हम। अब भारतीय जैसे मान लीजिए पैसे दिया रहेगा ना, पैसे जैसे पढ़ेंगे आप, जैसे अपने ये पुस्तक में दिया होता है, तो आप इसकी तैयारी करना पड़ता है। संस्कृत में उत्तर देना भाई कहने का मतलब ये है कि जब याद रखेंगे तभी ना करेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह से ऊपर हमने बताया 27वां में श्लोक बताएगा, तो श्लोक ऊपर दिया तो इस तरह श्लोक आपको याद करना पड़ेगा 4-5
जैसे हमारे को वो दोनों आया था तो फिर कैसे लिखते हैं, ऊपर वही बताया, वही दिखाया जा रहा था। तो भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, पुष्पराज को हस्ते, चंद्रशेखर कह हस्ते, वीर के पूज्यते, इस तरह से आपका ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है, ये ऑप्शन है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर भी जो इसमें दिया हुआ है आपको बना कर दिया गया है कि विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृत मूल अस्ति। अब यहाँ उत्तर है कि पुरुराज एक भारतीय वीर आसीत, और तीसरा जो है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि वीर वीरेण पूज्यते, इस तरह से इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से देखिए चारों का उत्तर जो है कि आपको बता दिया गया है। ठीक है ना, चारों का उत्तर क्या किया गया, बता दिया गया है। इस तरह से चारों का उत्तर यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न 29 में देखिए कि कर है किसी एक पर निबंध लिखना, तो निबंध भी इसके पहले जो है कि वर्णन किया गया है निबंध के बारे में कि क्या उसमें निबंधों में लिखा जाता है। ठीक है ना, निबंधों में क्या इसमें लिखा जाएगा। तो इसमें स्वच्छ भारत अभियान पर विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान इसके बारे में, या बढ़ती जनसंख्या के कारण नियंत्रण, ये जो है कि आपका क्या निवारण इसका जो रहेगा। तो किसी एक पर जो है कि आपको क्या करना रहेगा, किसी एक पर आपको निबंध लिखना रहेगा। उसके बारे में, निबंध के बारे में भी आपको एक बता दिया जा रहा है कैसे निबंध लिखा जाता है। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके बारे में पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निवारण, इस पर जो कि एक एक मार्क इस पर सॉरी एक पर ही केवल लिखना है, जो आपको बेस्ट लगे, जिस पे आपका याद है, तो उसके बारे में आपको एक ही लिखना है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप चमत्कार के बारे में आप पढ़ना, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप है, उसके बारे में ये देख लेते हैं हम। जो चमत्कार है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रस्तावना आपका दिया कि आज का युग विज्ञान का युग है। ठीक है ना, इस पर टिक करते जाएंगे, समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है, आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र जो है कि छूता नहीं है, छूता मतलब छूटा हुआ नहीं है, बचा नहीं है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथा तथ्यों को विज्ञान से संभव कर दिखाया। जो असंभव था आज संभव हो चुका है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापने और हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। ये प्रॉपर आपको देना है, छोटी सुई से लेकर जो आकाश की दूरी नापने तक हवाई जहाज की सभी विज्ञान की देन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि आगे विज्ञान की और मनुष्य जहाँ तक करे कि सुविधाएं प्रदान की, वहीं दूसरी ओर जो कि दुर्भाग्यपूर्ण यह जो नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति का विनाश भी कर दिया। अच्छा, जहाँ पर कि कगार पर स्थिर खड़ा कर दिया है कि एक ओर तो मनुष्य के लिए वरदान है, तो दूसरी ओर समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। मतलब मान लीजिए जो भी आज जो है कि ये हुआ है विज्ञान से जो बना हुआ है, तो फायदेमंद जितना है तो नुकसानदायक भी है, तो नुकसानदायक भी है। विध्वंसकारी आविष्कारों ने कि संपूर्ण मानव जाति को, मान लीजिए कि बम बनाए हैं, ठीक है ना, ये मिसाइल बनाए, तो जिस तरह से हमारी मिसाइल कहीं छोड़ा जाए तो वहाँ पर भी मानव जीवन का बहुत नुकसान होगा। यदि बम कहीं फेंक दिया जाए, तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी में फेंका गया, तो वहाँ आज भी लोग जो है क्या हो रहे हैं, अपंगता फैले, अपंग ही बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस तरह से जो है कि क्या होता है कि यही बता रहा है कि ये जो है कि क्या है आपका अभिशाप माना जाता है। अब विज्ञान वरदान के रूप में कैसे, तो आइए देख लेते हैं विज्ञान वरदान के रूप में कैसे। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के पहलू होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार जहाँ विज्ञान जहाँ सुई का आविष्कार किया, तो वहीं तलवार का भी आविष्कार किया। जहाँ सुई किया वहीं पर तलवार किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि तलवार के समय हम विज्ञानों को लाभों को देखकर उस प्रमुख लाभ बता रहे हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान क्या है, उसको भी देख कैसे मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान सचमुच में वरदान सिद्ध हुई है। कर कि इसने हमारे लिए विभिन्न मनोरंजनों के साधनों का उपयोग बताया है या उपलब्ध कराया है, योगदान दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि यह दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके विभिन्न चैनलों से हम मन चाहे कार्यक्रम देखकर पूरा मनोरंजन कर सकते हैं। चलचित्र, वीडियो गेम, फोटो कैमरा, टेप, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि देखिए, यहाँ पर देखिए चलचित्र है, वीडियो गेम है, फोटो है, कैमरा है, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर है। तो वीसीआर वीडियो इस समय सब नहीं है, वीसीआर है, तो वीडियो है, कैसेट भी आज से नहीं चल रहा है। ये मनोरंजन के हमारे साधक रहे हैं। ठीक है ना, मनोरंजन के क्या रहे हैं, हमारे मनोरंजन के साधन रहे हैं, साधक नहीं साधन रहे हैं। तब चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है, आइए उसको भी देख लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत जो है प्रगति की है। इसने जो कि विभिन्न प्रकार के शल्य चिकित्सक के लिए हमारे जीवन को बड़ी सुखमय बनाया है, जो उसके लिए अवसर प्रदान किया है। एक्सरे द्वारा शरीर के भीतर सूक्ष्म लोगों को देखकर बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है। मतलब आज व्यवस्थाएं जो कि इस तरह से है कि मान लीजिए कि आप अच्छी तरह से उसका जो आप सीटी स्कैन करा लेते हैं,
उपयोगों का पता चलता है। आज विज्ञान ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, टेटनस, प्राणघातक असाध्य रोगों को साध्य बनाकर हमारे जीवन को पूर्णतया स्वस्थ रहने में योगदान प्रदान किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आपका ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और यातायात के क्षेत्र में विज्ञान आइए देख लेते हैं। तो यातायात के क्षेत्र में विज्ञान का भी बहुत बड़ा रोल है। यातायात के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। कारक रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान की अद्भुत देन है। मालवाहक साधन भी विज्ञान ने एक से एक बढ़कर प्रदान किए हैं और ट्रक, मालगाड़ी, टेम्पो, हवाई जहाज प्रमुख ये मालवाहक साधन है। ठीक है ना, इस तरह से क्या है, मालवाहक साधन है। तो इस तरह से कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग है। तो उद्योग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें भी आज लगा देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें जो धान उन काटने वाली कितनी और गेहूँ काटने वाली बड़ी बड़ी है, जो बहुत तेजी से काम करती है। मौसम यदि मान लो एक दिन में खराब हो गया तो क्या करेंगे, तो आज ये कृषि विज्ञान का क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बन चुकी हैं। यदि मौसम एक दिन में खराब होता है, जल्दी में काट के लाना है, तो आप क्या करें, बड़ी मशीनों को लगा देंगे, काट के ला देगा। लाखों श्रमिकों को रोजगार भी मिल जाता है। बड़े बड़े उद्योग का चालन में तो शुरुआत हो गई है, उद्योग बने हैं, बनाए गए विशालकाय मशीनों के बल पर ही आज ये सब संभव हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन इतना ज़्यादा मात्रा में निकालना जो है कि ये मशीनों के अलावा मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञान के अभिशाप के रूप में आए देखते हैं। तो जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया, वहीं दूसरी और विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज मानव जीवन जो है, बढ़ते प्रभाव से मानवीय जो है कि ये श्रम की जगह यंत्र ले लिए हैं, जिससे समाज में बेकारी की समस्या खड़ी हो गई है, बेकारी की। और इतना ही नहीं कर रहा है कि विज्ञान की ताकत का प्रभाव है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी का आज नामो निशान मिल गया, वहाँ पर जो एक बमबारी किया गया, तो आज भी वहाँ पर जो बच्चे अपंग पैदा होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कहने का मतलब है कि ये दुष्प्रभाव है इसका। अगर जहाँ पर परमाणु बम का हमला किया गया था, मालूम है ना आपको, हमला किया गया तो वहाँ पर इस तरह से स्थिति बनी, सब खत्म हो गया है। कारण कि विज्ञान ने अधिकतर जो कि उपयोग से शत्रु देश को स्वयं शक्तिशाली दिखाने के लिए उसने जो है कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि मानव जीवन को खतरे में डाल रहा है। साथ ही आने वाले समय में रोबोट के इस्तेमाल से मानव जीवन को अस्तित्व संकट पर शायद न रहे, इस तरह से बातें यहाँ पर हो रही है, समझ में आ रहा है। तरह की आ सकता है, क्योंकि बदी मशीन का प्रयोग गलत हाथों में पहुँच जाए तो फिर भाई सीधी बात है कि वो घातक हो सकता है। जो आज जो है कि हमारे देश के लोग देशद्रोही जो होते हैं क्या करते हैं, देशद्रोही कर रहे हैं, हमारे देश के जो दुश्मन होते हैं, तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो आइए उपसंहार हम देख लेते हैं। लास्ट का ये ऑप्शन जो क्या जा रहा है कि उपसंहार है। तो आज विज्ञान सब कुछ हमारे जीवन के लिए एक पूर्ण अद्भुत वरदान है। ठीक है ना, का पूर्ण एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया, वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया मनुष्य के बड़े बेजोड़ वरदान है, जो संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करता है। क्या करता है, संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करता है। कह रहा है कि ये हमारे वरदान सिद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि आवश्यक है कि कल्याणकारी पक्ष को ही अपने जीवन में उतारने चले। जहाँ पर इसके विनाशकारी और विध्वंसक रूप से लापरवाह और अनजान होंगे तो विज्ञान हमें विनाश की ओर ढकेल देगा और अभिशाप सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि लगभग जो है कि आपका ये जो है निबंध आपकी पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर एक पत्र लेखन का है, तो पत्र लेखन भी देख लेते हैं। पत्र लेखन जो करेगा, अपने क्षेत्र में व्यापक गंदगी है जिसके कारण डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों का प्रभाव बढ़ गया है, तो उसको संपादन देते हुए पत्र आपको लिखना है। और दूसरा इसमें जो है कि नीचे दिया हो कि आपको अपने बहन को भी जो है कि अपनी पढ़ाई के लिए आगे शिक्षा पढ़ाई के लिए जो है कि भी बता सकते हैं, मलेरिया जैसे भयंकर बीमारी है ना। तो ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं कि दोनों ऑप्शन में आप जो है कि आसानी से जो है कि जिस पर आपको प्रॉपर लगता है उस पर आप उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। ठीक है ना, दूसरा ये ऑप्शन है, आपकी बहन कस्बे से पढ़कर पढ़कर पूरी आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। करें कि नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए जो है कि बचने के तरीके से यह पत्र लिखा जा रहा है। दोनों में से पत्र जो है कि आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बारे में 4 मार्क का है, 4 मार्क का ध्यान दीजिएगा। 4 मार्क के पेपर यहाँ पे आप जो है उसका लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे C40 मथुरा, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं मथुरा, नई दिल्ली, कुछ भी ये आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखने के बाद आप जो है कि क्या कर सकते हैं, दिनांक यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिनांक डालेंगे और प्रिय बहन मृणाल यहाँ पे लिखेंगे। प्रिय बहन मृणाल, जो बहन आपकी है, तो ये चीज़ें आप जो है उसको लिखेंगे, बहुत प्यार लिखेंगे, बहुत प्यार दुलार लिखेंगे। तो यहाँ पर प्यार का मतलब देखिए बहन भाई का एक प्रेम अलग होता है। तो यहाँ पर लिखा कि बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र लिखना, मैं पत्र लिखना चाह रही थी, परंतु ठीक है ना, परंतु बेसता कारण नहीं लिख पाई। इतना सब आपको लिखना है।
ये जो है कि घरेलू जो है ना ये पत्र है। व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ कि आशा करती हूँ कि तुम वहाँ भली प्रकार होंगी। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है, ठीक है ना। और तुम्हें अच्छा कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है। ईश्वर से यही कामना करती हूँ मैं, ठीक है ना, कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थल से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि, ठीक है ना, वहाँ जाने पर तुम्हारा लक्ष्य जो है कि क्या है। तो मृणाल अपने जीवन कर रहे कि मृणाल यहाँ पे करे मृणाल विद्यार्थी जीवन पढ़ने के लिए होता है। यही समय होता है जब अपने भविष्य को नींव रखते हैं। अपना बहुमूल्य समय देकर लिखने के स्थान पर फैशन में व्यर्थ करने की क्रियाकलापों में लगाना सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करती रहोगी तो फिर दिशा भटक जाओगी, ठीक है ना। तो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठेगी। पिताजी ने को हमसे बहुत आशाएं हैं। हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, इसलिए वो रात दिन परिश्रम करते रहें। पढ़ाई में ध्यान देकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस पत्र का गंभीरता ले लोगे और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, तुम्हारी बहन जो भी रहेगा। और इससे आगे फिर वीडियो हिंदी के बहुत मिलेंगे, हर सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी हेल्प मिल पाए और सपोर्ट मिल पाए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से आपके जो कि लगभग जो कि पूरी तैयारी हो चुकी है। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट